सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हमेशा के लिए अपने बाप से दूर रहना पड़ेगा। हुरिया को अपने गले में आंसुओं की गीली गेंद अटकती हुई महसूस हुई। फिर आप मेरे बाबा को कुछ नहीं कहेंगे? इसने जैसे तरदीद चाही। सरदार साहब ने नफी में सर हिलाया। बिल्कुल, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो अभी उसी वक्त तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया जाएगा। एक तीखी नजर इस मजबूर और लाचार बाप पर डाली, जिसकी आंखों से आंसू निकलते चेहरा भिगो रहे थे। नहीं हुरिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इस बाप की रूह तड़पी थी, मगर हुरिया को तो इनकी जिंदगी बचानी थी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। और इस मासूम की किस्मत का फैसला एक लम्हे में हो गया। वो वापस हुजूम की तरफ पलटे। मैं अभी उस वक्त ये फैसला सुनाता हूँ कि हमें खून बहा में जान नहीं अब बनी चाहिए। किसी ने इस बाप की रूह अधीर दी। वो पूरे कद से जमीन बोस हुए, जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। और अगले आधे घंटे में हुरिया ज़ीशान की जिंदगी बदल गई। वो किसकी बीवी बनी उसे तो ये भी नहीं पता था। बस उसने खाली जहन के साथ निकाह के लिए हाँ कह दिया। इसे दोनों तरफ से मुलाज़िमाओं ने पकड़ रखा था। एक आखिरी नज़र अपने बाप पर डालकर वो हमेशा के लिए चली गई। बुआ भागती हुई आई और ज़ीशान साहब के पास बैठी। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? वो बच्चों की तरह जमीन पर हाथ रखे रो रहे थे। मेरी बच्ची चली गई बुआ। वो मासूम भेड़ियों के जाल में जा फंसी है। मैं सारी जिंदगी उसे दरिंदों से बचाता आया और आज मैंने उसे खो दिया। मुझ जैसे कम ज़र्फ बाप को तो वैसे ही मर जाना चाहिए। ये सोच ही सुहान रूह थी कि जिस बेटी को इतने नाजों से पाला उसे कोई छीन कर ले जा चुका है। बुआ ने बहुत मुश्किलों से इन्हें वहां से उठाया और उनके घर की तरफ लेकर गईं। कौन जाने इस मासूम की किस्मत में क्या लिख दिया गया था। गाड़ियां एक सफेद सतूनों वाली हवेली में दाखिल हुईं। मुलाजिमा की तकलीद में वो गाड़ी से बाहर निकली। हवेली बहुत खूबसूरत थी, सालों पुरानी। अपनी खूबसूरती की मिसाल आप थी। 3 मंजिला सफेद रंग की वो जदी पशती हवेली थी। एक तरफ गार्डन था तो दूसरी तरफ पोर्च और बाएं तरफ स्विमिंग पूल और जम हाल था। अचानक इसे मुलाजिमा ने बाजू से पकड़ा और घसीटने के अंदाज से इसे लेकर अंदर बढ़ी। हुरिया को अपने बाजू में तकलीफ की लहरें उठती महसूस होने लगें। अंदर दाखिल होने पर ही बहुत बड़ा हाल था। एक तरफ तख्त था जिस पर कोई बूढ़ी औरत बैठी थी। दूसरी तरफ 2 जवान लड़कियां बैठी थीं। नौकरानी ने हुरिया को इस बूढ़ी औरत के कदमों में लाकर धक्का देने के अंदाज से फेंका। बीबी जी, ये कातिल की बेटी है, बनी होकर इस हवेली में आई है। वो उनके कदमों में गिर गई। नौकरानी की बात सुनी थी कि वो औरत गुस्से से उठी। हुरिया के बालों को गद्दी से पकड़ा और इसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वो मासूम तो उन सब के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके बाप ने आज तक इस पर हाथ उठाना तो दूर, कभी ऊंची आवाज नहीं किसी थी। इसका सारा चेहरा थप्पड़ों से लाल हो गया, शायद होंठ का किनारा भी फट गया था। सफेद दूधिया गाल सुर्ख हो गए। वो उसे पे दर पे थप्पड़ मार रही थी कि वो अपना बचाव तक नहीं कर पा रही थी। मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया। तेरे कातिल बाप के हाथ नहीं कांपे। वो वहशत ज़दा चीखें। हुरिया का चेहरा आंसू से भीग गया।
जब उनके हाथ थक गए तो इन्होंने उसे मक्के मारने शुरू कर दिए। वो नहीं जानती कि जिस्म के किस किस हिस्से में दर्द उठी, मगर वो जमीन पर गिरी थी और अब एक दूसरी लड़की इसके पीठ और जिस्म पर अपने पांव से ठोकर मार रही थी। मुझे बेवाह कर दिया, मेरी बच्चे को यतीम कर दिया। तुझे क्या लगा था यहाँ सुकून से रहेगी? मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। वो तो पागलों की तरह चीखी। खूरिया के सर के बाल पकड़कर उसने इतनी जोर से खींचे कि उसे गुमान होने लगा शायद सारे बाल जड़ से अखर जाएंगे। वो इस पर भी बस नहीं हुई, इसके सर को जमीन पर दे मारा। सर से खून की एक तेज धार निकली और इसके बाद क्या हुआ हुरिया को कुछ याद नहीं, क्योंकि वो होश वाव हवास से बेगाना हो गई। इसे रात के किसी खा होश आया। वो अपना दिखता सर और जख्मी वजूद लेकर उठकर बैठी तो देखा आसपास शायद वो कोई सटू रूम था। वहाँ काठ कबार का पुराना सामान पड़ा हुआ था। जमीन पर सिर्फ एक चादर बिछी हुई थी और इसके ऊपर वो जख्मी लेटी थी। उसने अपने सर को हाथ लगाया, शायद किसी ने आड़ी तिरछी पिटी की थी। इसे आर्जी सी तबई इमदाद दी गई थी। शायद वो लोग उसे जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए उसके जख्म कौर कर दिए। उसे अपने जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द में चोर महसूस हो रहा था, जिस्म से जान निकल रही थी। उसने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर चेहरे को छू कर देखा। दोनों गाल सोजिश का शिकार हो गए थे। अपने चेहरे पर हाथ रखे फूट फूट कर रो पड़ी। इसकी घटी घटी सैस्कियां इस बंद कमरे में गूंजने लगें। उसके बाप ने उसे किसी शहजादी की तरह पाला था और इन लोगों ने कैसा जानवरों की तरह सलूक किया। इसे यकीन नहीं हो रहा था यहाँ इतने जाहिल लोग रहते हैं। वो तो यहाँ कैद हो चुकी थी। उसे अपने बाबा की याद आने लगी। इसका दिल चाहा कि वो कहीं से आए और उसे अपने सीने से लगा लें। उसका बाप इसका हीरो था। वो अपनी सोचों में उलझी थी जब दरवाजा खिला और एक मुलाजिमा अंदर दाखिल हुई। अगर नींद पूरी हो गई हो तो चलो उठो किचन में और सारी हवेली वालों के लिए रात का खाना बनाओ। नौकरानी ने निहायत हिकारत से कहते हुए उसे बाजू से पकड़कर खींचा और खड़ा किया। वो खून के घूंट भरती इस नौकरानी के पीछे चलने लगी। इसे चलने में तकलीफ हो रही थी, जिस्म में जान ना होने के बराबर थी। वो किचन में आई तो सारी नौकरानियां एक साइड होकर बैठ गईं। चल शुरू हो जा। वो शायद तमाम मुलाजिमीन की हेड थी जो इसे हुक्म सुना रही थी। खूरिया ने आंसुओं से लबरेज आंखों के साथ इन्हें देखा। वो कोई मदद नहीं करवाएंगी, सब कुछ तो करेगी। वो तनक कर बोली। खूरिया को अपना सांस घटता हुआ महसूस हो रहा था। अपने आंसू काबू करने की कोशिश करते हुए वो अपने बेजान हाथों से काम करने लगी। इसे कहाँ इतने काम आते थे, लेकिन उन लोगों के तेवर बता रहे थे अगर वो मना करती तो शायद ये उसे जान से ही मार देते, जबकि वो तो जिंदा रहना चाहती थी अपने बाबा से दोबारा मिलने के लिए। इसकी जिंदगी सिर्फ उसके बाप से शुरू होकर उसके बाप पर ही खत्म हो जाती थी। काम करते हुए 2 बार इसका हाथ छड़ी से कटा और ना जाने कितनी ही बार इसका हाथ जला, मगर वो अपनी ससकियां काबू करती सारा काम कर रही थी। एक बूढ़ी मुलाजिमा हवेली की बहू पर हुक्म चला रही थी, क्योंकि वो वनी में आई लड़की थी। ना जाने कितने दिख दर्द इसकी किस्मत में आने थे। सारा काम खत्म किए शायद वो रात के 12 बजे वापस उसी कमरे में आई। खाली पीठ, दर्द से कराहता जिस्म और सख्त जमीन।
शायद आज इसकी आजमाइश की रात थी। वो बेआवाज आंसू बहाती सोने की। टू बी कंटिन्यू।